हिमाचल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में उतर चुके हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार अलका लंबा के लिए वोट मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साथ कई नुक्कड़ सभाएं की है चुनाव प्रचार के दौरान। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अलका लंबा भी उनके साथ में मौजूद रही हैं। मुख्यमंत्री कल तक दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो हिमाचल में एक बार फिर कर्ज के मुद्दे ने सियासी पारा चढ़ा दिया है, जिसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस मौके पर मंत्री ने बीजेपी पर जमकर प्रहार भी किया है। मंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने बीते 2 सालों में 30,080 करोड़ का लोन लिया है। लोन का बड़ा हिस्सा पूर्व बीजेपी सरकार की बजट ऑब्लिगेशन पूरी करने और कर्जे को चुकाने में गया है। साथ ही मंत्री कई मुद्दों को लेकर पूर्व की बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आए। सुनिए जरा। जो हमें विरासत में कर्जा मिला था वो 75,000 करोड़ था और इसके अतिरिक्त लगभग 10,000 करोड़ रुपए का जो कर्मचारियों की देनदारी थी वो अलग से था। तो 85,000 करोड़ रुपए का ऋण हमें जो है वो विरासत में मिला है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं वही जो है आज लोगों में ये साबित करना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार जो है इसके लिए दोषी है और अपने आप को उस पाप से मुक्त होना चाहते हैं, जबकि वो पाप उन्होंने किया है वित्तीय कुप्रबंधन करके और इसकी जिम्मेवारी उनकी बनती है। तो वर्तमान सरकार जो बेहतर कर सकती है, माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी के नेतृत्व में उन्होंने वित्तीय अनुशासन लाते हुए कई ऐसे सख्त फैसले लिए जनता के हित में, ताकि हम प्रदेश की स्थिति को बेहतर तरीके से जो है उसका प्रबंधन कर सकें और किसी तरह का जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको कम करें और जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको हम आगे बढ़ाएं। इसीलिए हमने की तरफ ध्यान दिया है। इसीलिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। आप जानते हैं कि जैसे कांगड़ा का एयरपोर्ट है, अगर हम उसकी एक्सपेंशन करने में जो सरकार ने कदम उठाया है उससे बहुत बड़ा लाभ जो है हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए होगा। और उसी तरीके से जो जूलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है उसमें भी एक पर्यटकों के लिए बहुत सारे गतिविधियां जो है उससे जुड़ी हुई वहाँ पे बढ़ेंगी। बिलासपुर में हमने जो जल क्रीड़ा और जल पर्यटन को जो है बढ़ावा दिया है और वहाँ पे अहौर के पास एक टूरिज्म सेंटर बना रहे हैं। उसी तरीके से रोपवे के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा रही है, सड़कों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा रही है। हमारे पशुपालकों को, किसानों को लाभ मिल सके इसके लिए जो है वो जो प्राकृतिक खेती है उसको जो है सरकार ने जो न्यूनतम उसको खरीद मूल्य है उसको तय किया है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। सोलन में एपीएमसी की ओर से सोलन की मंडी में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एपीएमसी चेयरमैन रोशन ठाकुर ने की है। तो त्रिमासिक बैठक में एपीएमसी की ओर से आने वाले समय में किए जाने वाले कार्यों के लिए रूपरेखा तैयार की गई है और साथ में आपको बताते चले कि गैर सरकारी सदस्यों की आवश्यकता सुझाव भी दिए गए हैं ताकि एपीएमसी की कार्य प्रणाली में और अधिक सुधार किया जा सके। साथ में सब्जी मंडी का विकास कैसे करना है, कौन से कार्य प्राथमिकता के तौर पर पहले निपटाने हैं, इस बारे में भी विस्तृत विचार विमर्श किया गया है। जो बैठक थी वो बजट को लेके थी। 25-26 का जो बजट हमने इसमें निर्धारित किया है, इसमें हमारी टोटल 48 मदें थी, जिसमें कि विभिन्न मदों में हमने 45 करोड़ का जो बजट है वो इस बारी एपीएमसी सोलन ने रखा है, जिसमें कि हमारे जो भी डेवलपमेंट के वर्क है या हमारे किसानों से संबंधित या हर क्षेत्र में उसको वो किया गया है, जिसको कि आज सभी सरकारी गैर सरकारी सदस्यों ने उसको पारित किया। इस बारी एपीएमसी सोलन का जो है हमने पिछले साल से
6 करोड़ रुपया जो है एक्स्ट्रा मुनाफा जो है एपीएमसी सोलन को हुआ है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत नाहन की कन्या पाठशाला में नशे के दुष्प्रभाव को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ है। ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए निगरानी केंद्र भी बना रहा है। बता दें कि जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक, स्लोगन राइटिंग और जागरूकता रैलियों का आयोजन किया गया है। साथ ही समय समय पर यहां कई विभागों से जुड़े अधिकारी पहुंचकर स्कूली छात्राओं को जागरूक करने में जुटे हुए हैं। तो पांवटा साहिब में जल भराव की समस्या के समाधान को लेकर नगर परिषद ने कमर कस ली है। वहीं 25 सालों से राजनीतिक मुद्दा बना रहा गंदे नालों की समस्या का भी समाधान करवाया जा रहा है, जिसको लेकर गुरुद्वारा पांवटा साहिब के प्रधान और नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कर्मचारियों ने निरीक्षण किया है। बता दें कि वाल्मीकि चौक पर जल भराव की समस्या हर बार होती है, जिससे मुख्य बाजारों में भी लोगों को परेशानियां होती है। इतना ही नहीं, इसके समीप गंदा नाला, जो कि पिछले 25 वर्षों से भाजपा और कांग्रेस की राजनीतिक मुद्दा बनता रहा है, अब इसका भी पुख्ता प्रबंध किया जा रहा है। बरसाती, आपको पता ही है कि पांवटा में जो है बरसाती पानी की, गंदे पानी की निकासी की बड़ी भारी प्रॉब्लम है। तो इसका हमने काफ़ी अपने पीरियड के अंदर काफ़ी जो स्तर पर काम किया और कई जगह हमने सफलता प्राप्त की। और अभी इसी चरण में चलते हुए जो गुरुद्वारा बिल्डिंग जो अभी बनी है नई वाली, तो उसके साथ भी ये गंदे नाले का पूरा पानी रहता है और वहाँ से अभी पानी की निकासी बहुत कम है, उसका डाया बहुत छोटा है। और अब हम बड़ा एक पाइपलाइन उसमें डाल रहे हैं और उसका काम शुरू हो चुका है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। फरवरी को देश का केंद्रीय बजट आने वाला है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली के पर्यटन क्षेत्र से जुड़े कारोबारी सरकार से अपनी मांग पर ध्यान देने की अपील कर रहे हैं। देखिए जरा। 1 फरवरी को देश का केंद्रीय बजट आने वाला है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली के पर्यटन क्षेत्र से जुड़े कारोबारी सरकार से अपनी मांगों पर ध्यान देने की अपील कर रहे हैं। मनाली में कनेक्टिविटी एक बड़ी चिंता बनी हुई है। ऐसे में लोग सड़क नेटवर्क, रेल कनेक्टिविटी के साथ साथ राज्य में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की भी मांग कर रहे हैं। इस वर्ष का सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बजट आ रहा है, बजट के प्रावधान रखने के लिए मैं आग्रह करूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि यहाँ रेल नेटवर्क का बहुत कमी है। ब्रॉडगेज नेटवर्क जो अभी भानुपल्ली बिलासपुर चल रहा है, उसको मनाली तक लाने की कृपा करें। और साथ में हिमाचल में एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बहुत जो सख्त ज़रूरत है। जिस हिसाब से हमारे पास पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट और जल्दी जो कर सकते हैं हम, वो एयर नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। देखिए, बजट तो वैसे हर साल आता है, लेकिन हर साल हम उम्मीदें भी हमारी जागती हैं कि भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो हमारा सेक्टर जैसे टूरिज़्म है, तो टूरिज़्म से रिलेटेड चीज़ों को हम लोग उम्मीद करते हैं। हमारे तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होता है। मेन जो डेस्टिनेशन है हमारे, वहाँ सब कुछ सही चीज़ होना चाहिए, सड़कें हो, और जो एयर रूट हमारा जो कुल्लू का सबसे महंगा है आज की तारीख में, वो थोड़ा ठीक किया जाए। और जो एयरपोर्ट्स विस्तार हो रहे हैं तो यहाँ भी होना चाहिए। रेलवे लाइन की बात बहुत टाइम से सुन रहे हैं, उसके लिए भी कुछ बजट होना चाहिए। कई लोगों का मानना है कि शीतकालीन खेल पर्यटन को बढ़ावा देने से यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही लोगों ने समय पर सड़कों से अवरोध हटाने की अपील भी की, ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे और पर्यटकों को आने में कोई दिक्कत ना हो। विंटर्स प्रोजेक्ट बहुत बड़ी बिग इंडस्ट्री है हिमाचल प्रदेश के लिए, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखो, लाखों करोड़ों भ्रमण करते हैं हिमाचल प्रदेश और इवन मनाली, हर जगह लोग आते हैं देखने के लिए। मैं समझता हूँ कि इसके लिए स्पेशल पैकेज होना चाहिए, जैसे विंटर स्पोर्ट्स के लिए और टूरिज्म के लिए। जैसे ही रहा, यहाँ पर हम लोग विंटर्स में काफ़ी जब बर्फ पड़ता है, यहाँ पर रोड क्लीनेस वगैरह काफ़ी लेट होता है। अगर यहाँ पर कुछ अपने टूरिज्म के पास अगर स्नो इक्विपमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये मशीनें हो, तो मैं समझता हूँ कि टूरिस्टों को जाने का मौका, आपका लाहौल हो, चाहे आपका रोहतांग हो, चाहे आप कोठी हो, चाहे सोलंग हो, इजीली जाने का मौका मिल सकता है। मैं स्पेशली सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता है कि रोड्स हमारे अच्छे होने चाहिए और एयरपोर्ट, तभी यहाँ पे अच्छा टूरिज्म आ सकता है। और उसके बाद हमारा जैसे टूरिज्म के ऊपर है, जैसे विंटर स्पोर्ट्स में हमारा, इससे विंटर स्पोर्ट्स नॉट ओनली स्पोर्ट्स,
ये ह्यूज इकोनॉमी है हमारी। जैसे अगर अच्छे रिजॉर्ट बनाएंगे, अच्छे स्लोप्स बनाएंगे, अच्छे लिफ्ट्स बनाएंगे तो एक बहुत बड़ी दिल्ली के लिए बहुत बड़ी अच्छी इकोनॉमी आएगी। मैं गवर्नमेंट से यही चाहता हूं कि अगर हमारे खासकर इसके लिए विंटर स्पोर्ट्स और बर्फ के लिए चाहे जो भी है रोपवे है उसमें अपने आप टूरिज्म हमारा डेवलप होगा और अच्छा इकोनॉमी आएगी। केंद्रीय बजट आने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उनकी चिंताओं का समाधान करेंगी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश अपने सेब के बगीचों के लिए मशहूर है। हिमाचल के सेबों की पूरे देश में सप्लाई की जाती है। केंद्रीय बजट पेश होने से पहले सेब किसानों ने सरकार से ऐसी नीतियां बनाने को कहा है कि जिससे राज्य में सेब का उत्पादन और बढ़ सके। सेब की फसल की सुरक्षा की मांग निर्यात में आने वाली दिक्कतों की वजह से हो रही है, क्योंकि ज्यादा दिन लगने की वजह से सेब की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। इस पूरी रिपोर्ट के जरिए देखिए। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश अपने सेब के बगीचों के लिए मशहूर है। हिमाचल के सेबों की पूरे देश में सप्लाई की जाती है। केंद्रीय बजट पेश होने से पहले सेब किसानों ने सरकार से ऐसी नीतियां बनाने को कहा है कि जिससे राज्य में सेब का उत्पादन और बढ़ सके। सेब की फसल की सुरक्षा की मांग निर्यात में आने वाली दिक्कतों की वजह से हो रही है, क्योंकि ज्यादा दिन लगने की वजह से सेब की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। सेब पर आयात शुल्क 100% करने की मांग की और MIP मिनिमम इंपोर्ट प्राइस भी जो है 100% करने की मांग की, क्योंकि 44 देशों से सेब भारत में आता है और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ कश्मीर, उत्तराखंड के सेब को भी जो है ये विदेश का आयातित सेब का बड़ा नुकसान होता है। इसके अलावा जो MIS का मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का पिछले बजट में पिछले 2 बजटों से जो है बजट लगभग खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया है। उसको भी हमने जो है डिमांड की है कि उसको जो है फिर से बहाल किया जाए। किसानों की एक और मांग सेब की खेती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कृषि उपकरणों और उत्पादों पर लगाए गए ज्यादा GST को कम करने की है। किसानों का कहना है कि सीधी सब्सिडी से इन सब परेशानियों को खत्म किया जा सकता है। बड़ी बात जो हमने आग्रह किया है वो बार बार हम करते आए हैं GST की एग्जम्प्ट करने की, कि जितने भी कृषि उपकरण है, खादें है, बीज है, कीटनाशक है, चाहे फंजीसाइड्स है, चाहे हमारे पैकेजिंग मटेरियल पे बॉक्सेस है, एप्पल बॉक्सेस आते हैं, उस पे जो है पूरी तरह से GST को जो है एग्जम्प्ट किया जाए। चाहे वो पॉली हाउसेज है, हमारी नेट्स है, जालियां जो एंटी हेल नेट्स है, सब पे जो है GST पूरी तरह एग्जम्प्ट कर देना चाहिए सरकार को, जिससे कि हम किसानों बागवानों को सीधा फायदा होगा। सेंटर के बजट से यही उम्मीद है कि जितने भी हमारे फार्मिंग में जो भी हमारे को यूज होती है, उपकरण जो भी होते हैं, वो उसकी सब्सिडी डायरेक्ट मिले और जल्द से जल्द मिले। 3-3, 4-4 सालों से हमें सब्सिडियां नहीं मिल रही है और जितनी भी खादों पे है वो भी रेट बढ़े हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि उस पे भी सब्सिडी गवर्नमेंट बढ़ाए, ताकि हमें कम से कम सस्ते से सस्ते दामों पे खादें मिले और अच्छी तरह से हम बागवानी कर सके। जितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी की खादें आ रही है, बाहर से कोई आ रही है, उस पे भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे। सरकारी योजनाओं का सीधा फायदा न मिलने की वजह से छोटे किसान ज्यादा परेशान हैं। जो भी बजट आते हैं वो हमें तो पता लगता है कि भाई सेंटर से बजट आए, मगर छोटे किसानों तक कोई भी जो भी बजट आता है वो पहुंच नहीं पाता है। बहुत ही दिक्कत होती है कि छोटे किसान इसमें बहुत ही दबके रह जाते हैं, उन तक कोई भी चीज़ आसानी से नहीं पहुंच पाती है। क्या डिमांड है? तो डिमांड यही रहेगी, जो भी अगर सरकार किसानों के लिए जो भी बजट पेश करती है वो डायरेक्ट किसानों तक पहुंचे। इसमें छोटे किसान तो ऐसे है कि इनके उन तक सिर्फ कागजों में ही होता है कि भाई ये आप फॉर्म भर दीजिए, सब्सिडी आएगी, मगर वो सब्सिडी आती नहीं है। सेब किसान हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। किसानों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देगी ताकि सेब के उत्पादन में गिरावट न आए। हिमाचल प्रदेश से लगातार बढ़ते पारे से सर्दी का सितम काफी हद तक कम हो गया है। आलम यह है कि राजधानी शिमला में सहित पूरे राज्य में दिन का तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर है। दिन का तापमान पूरे प्रदेश में सामान्य से 5 डिग्री से 8 डिग्री ज्यादा चल रहा है। सबसे अधिक तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। हालांकि 1-2 दिनों में राज्य में हल्की बारिश और बर्फबारी के साथ तापमान में फिर से गिरावट आने की भरपूर उम्मीद है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।
हिमाचल प्रदेश से लगातार बढ़ते पारे से सर्दी का सितम काफी हद तक कम हो गया है। आलम यह है कि राजधानी शिमला सहित पूरे राज्य में दिन का तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर है। तो दिन के तापमान है वो पूरे प्रदेश में देखिए सामान्य से 5 से 8 डिग्री अधिक चल रहे हैं। जो सबसे अधिकतम तापमान था सुंदरनगर में 26.4 डिग्री सेल्सियस। शिमला की बात करें तो 19.5 था, जो कि सामान्य से 8 डिग्री अधिक था। वहीं जो हमारे क्षेत्र हैं बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा क्षेत्र, यहाँ पे जो दिन के तापमान थे वो सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक चल रहे हैं। हालांकि जो न्यूनतम तापमान जो हमारे जो प्लेन क्षेत्र हैं ऊना, बिलासपुर, मंडी, यहाँ पे सुबह के समय जो शीतलहर की कंडीशन दर्ज की गई थी और यहाँ पे जो न्यूनतम तापमान थे वो सामान्य से 2 से 3 डिग्री कम थे। हालांकि 1-2 दिनों में राज्य में हल्की बारिश और बर्फबारी के साथ तापमान में फिर से गिरावट आने की उम्मीद है। फिर 29 तारीख की लेट नाइट से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रदेश को इफेक्ट करेगा। इसके चलते जो एक्टिविटी है 29, 30 और 31 तारीख को ये केवल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू की जो हाई रिजेस यहीं पे ही बारिश के साथ हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। फिर 1 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और प्रदेश को इफेक्ट करेगी। इसके चलते जो एक्टिविटी है वो थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन वाइज बढ़ेगी। तो इसके चलते जो हमारे कांगड़ा का क्षेत्र है, मंडी का क्षेत्र है हमारा और कुल्लू का क्षेत्र, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। इवन शिमला में भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट शिमला में भी बारिश होने की संभावना है 1 तारीख को। पिछले हफ्ते मौसम विभाग ने बताया कि राज्य में जनवरी के पहले 3 हफ्तों में 79% कम बारिश हुई। राज्य में 1 से 23 जनवरी के बीच औसतन 14.7 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि आमतौर पर यह 57.3 मिलीमीटर होती है। तो आपको बताते चले कि प्रदेश में तापमान लगातार ठंड का जो सितम है वो देखने को मिल रहा है और तापमान में गिरावट भी देखी गई है और हिमाचल प्रदेश में लगातार जो पर्यटक हैं वो भी रुख कर रहे हैं। वक्त यहाँ पर